नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल योगेन साहू क्लासेस में। और हम सीजी टेट का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। कल भी एक वीडियो डाला जिसमें हमने 6वीं से 8वीं तक के अध्यापन पात्रता के लिए एक वीडियो डाला है और उसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसमें भी सारे सब्जेक्ट रहेंगे, बस मार्क्स थोड़ा, क्वेश्चन की संख्या थोड़ा कम कर दिया हमने ताकि कम समय में ज़्यादा डिलीवर किया जा सके। अगर आप बोलेंगे तो पूरा कंप्लीट जितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने उतने ही हम संख्या रख के पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, अब देखो इसको मैं पढ़ाऊंगा, देन कुछ सीडीपी का पार्ट हो गया और लैंग्वेज डेवलपमेंट वाला पार्ट हो गया, ये मैं कवर कराऊंगा। जस्ट उसके बाद मनीष सर बाकी सब्जेक्ट्स को लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हो सकता है सीजी टेट शिक्षक भर्ती वाले नए बच्चे होंगे तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जितने भी यूट्यूब पर पीडीएफ प्रोवाइड होते हैं, वो यूट्यूब में जितने भी वीडियोज चलते हैं उसके पीडीएफ कहाँ प्रोवाइड होते हैं, उसके पीडीएफ प्रोवाइड होते हैं टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का नाम है योगेन साहू क्लासेज। ठीक है, योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेज नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ये पीडीएफ भी। ओके, और एक चीज़ बता दूँ, एप्लीकेशन में हमारा एप्लीकेशन है योगेन साहू क्लासेस नाम से, उस ऐप में यूट्यूब पीडीएफ करके एक कोर्स है, यूट्यूब पीडीएफ, वो 11 रुपये का है। 11 रुपये इसलिए क्योंकि इससे मिनिमम प्राइस नहीं सेट होता है। ये इसलिए रखा गया है ताकि यूट्यूब में जितने पीडीएफ है उसको फोल्डर वाइज हमने अरेंज कर दिया है, चाहे वो करंट अफेयर्स के हो, टॉप 30, टॉप 40, 50 एमसीक्यूज हो, पीएससी वार्डन के लिए हो या सीजी टेट के लिए हो, शिक्षक भर्ती के लिए, जिसके लिए भी हो, उसमें प्रॉपर हमने अरेंज कर दिया है। तो वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, तो ये इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, विकास डेवलपमेंट का सही अर्थ क्या है? तो क्या शारीरिक वृद्धि, केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक परिवर्तन, केवल उम्र बढ़ना? नहीं, क्रमबद्ध एवं सतत परिवर्तन। पहली बात एक चीज जान ले, हो सकता है सिर्फ सीडीपी की बात नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में ऐसे आंसर देना होता है ना तार्किक वाले, तो केवल 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 वाले 99% आंसर गलत होते हैं, ये आंसर ही नहीं होते। ठीक है, तो वहीं से आप जज कर सकते हैं। तो विकास डेवलपमेंट का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है क्रमबद्ध एवं सतत परिवर्तन। ठीक है, क्रमबद्ध एवं सतत परिवर्तन, यानी कि इसको बोला था सिक्वेंशियल और कंटिन्यूअस प्रोसेस। सिक्वेंशियल और कंटिन्यूअस प्रोसेस, सिक्वेंशियल और कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्रमबद्ध एवं सतत परिवर्तन। बच्चा धीरे धीरे सीखता है, एकदम से कोई आकस्मिक नहीं सीख जाएगा। विकास का सही अर्थ यही है कि धीरे धीरे उम्र के साथ, समय के साथ वो सीखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था गर्भावस्था, प्रीनेटाल स्टेज कहलाती है? तो ये देखो, गर्भ में जब शिशु होता है ना, तो गर्भ में शिशु की अवस्था को क्या बोला जाता है? प्रीनेटाल स्टेज बोला जाता है, गर्भावस्था। क्लियर है? गर्भ में जब शिशु होता है, माँ के गर्भ में शिशु होता है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीनेटाल स्टेज बोलते हैं। ठीक। अगला सवाल, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट का सही उदाहरण क्या है? तो सोचो, फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल शारीरिक रूप से सोचने की क्षमता को फिजिकल डेवलपमेंट बोलेंगे? नहीं। सामाजिक व्यवहार को? नहीं। भावनात्मक नियंत्रण को? नहीं। ऊंचाई और वजन में वृद्धि, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि आपके बॉडी में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं। बॉडी में चेंजेस कैसे? आपका बोन वेट बढ़ रहा है, आपके मसल्स बढ़ रहे हैं, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है। ठीक है, बॉडी पोस्चर चेंज हो रहा है, ये सब फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। सारा का सारा चीज किसके अंतर्गत आता है? शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे संबंधित है? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोचने समझने की क्षमता, कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास। और संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या आता है? संज्ञानात्मक विकास में आ जाएगा सोचना, तर्क करना, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान, ये सारे के सारे इसके पहलू हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे, बहुत चर्चित नाम है, प्रसिद्ध नाम है, ये तो पढ़ पढ़ के जाने के होंगे, सुन के होंगे। इसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? जीन पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? तो रटंत विद्या, रटना नहीं। बाहरी अनुशासन नहीं। पुरस्कार दंड देना नहीं। सक्रिय अनुभव, सक्रिय अनुभव। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चा एक्टिव लर्नर होता है, एक्टिव लर्नर होता है। ठीक है, बच्चा क्या होता है? एक्टिव लर्नर होता है, और ये एक्सपीरियंस, अनुभव के साथ सीखता है। क्लियर? तो जीन पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है पूछा जाए तो सक्रिय अनुभव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समायोजन, एकोमोडेशन का अर्थ क्या है? एकोमोडेशन का अर्थ क्या है? तो एकोमोडेशन का अर्थ है नए अनुभव के अनुसार सोच बदलना। तो पुराने कान के प्रयोग, जानकारी भूल जाना, दोहराव करना नहीं। नए अनुभव के अनुसार अपने सोच बदलना सही समय पर। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार अपना सोच बदलना।
जैसे जैसे उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, कोरोना का टाइम था, सारे बच्चे ऑफलाइन पढ़ने के आदी थे, टीचर्स भी ऑफलाइन पढ़ाने के आदी थे। लेकिन कोरोना का टाइम आया, सारे ऑफलाइन क्लास बंद हो गए, ऑनलाइन में सारा चीज शिफ्ट हो गया। तो कई लोग इसमें घबराते थे, हम भी घबराते थे कि कैसे ये सेटअप करेंगे, कभी लाइट कैमरा ये सब देखे नहीं, कैसे इस पे काम करेंगे, कैसे कोई एप्लीकेशन चलाएंगे, कैसे लाइव क्लास। लेकिन परिस्थिति बदली तो हम उसके अनुसार अपने आप को बदल लिए। ठीक है, तो बस वही एकोमोडेशन कहलाता है, समायोजन कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। संतुलिनीकरण, इक्विलिब्रेशन का उद्देश्य क्या है? तो इक्विलिब्रेशन का उद्देश्य है अपने मानसिक संतुलन बनाए रखना किसी भी परिस्थिति में। तो इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच का स्थिति। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच की स्थिति को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रेशन बोलते हैं, संतुलीकरण, यानी कि मानसिक संतुलन बनाए रखना। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ सीजी टेट कोर्स बहुत ही कम फीस पर अवेलेबल है, आप ये तैयारी कर सकते हैं। इस चीज को मत देखिए कि 15 दिन बचे, 20 दिन बचे हैं, उसमें तैयारी आपकी कितनी मजबूत हो सकती है उस बात को देखिएगा। ठीक है, जो आप ये वैल्यू पे करेंगे, जो आप मनी पे करेंगे वो वर्दी रहेगा, उसके बदले जो आपको वैल्यू मिलने वाली है वो कई गुना ज्यादा रहेगी। ठीक है, उसके अलावा सहायक शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक ज्ञान प्रयोगशाला, ये सारे बहुत ही कम फीस पर अवेलेबल हैं दूसरे कोचिंग के मुकाबले। तो इसमें आप तैयारी अपनी मजबूत कर सकते हैं, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। और मैं ये बोलूंगा कि इंतजार मत करिए कि एकदम वैकेंसी आएगी तभी हम तैयारी करना चालू करें। इसमें कई लोगों की नैया डूब जाती है कि नोटिफिकेशन आएगा, कंफर्म हो जाए उस दिन पढ़ेंगे। अपनी तैयारी चालू ही रखें, चाहे हमारे माध्यम से करें चाहे सेल्फ स्टडी से करें, लेकिन तैयारी को चालू रखें। ये योगेन साहू क्लासेस करके हमारा एप्लीकेशन है और ये इंस्टाग्राम आईडी है, इसमें आपको भी फॉलो करना है। ठीक है, योगेन साहू नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, 10,600 फॉलोवर हैं, इसको आपको बढ़ाना है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से। चलिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का सही उदाहरण क्या है? तो तेज सीखने वाले बच्चे नहीं, विशेष आवश्यकता मतलब ये मत देखना कि कोई स्पेशल बच्चा है, सामान्य बच्चे नहीं, सभी बच्चे नहीं, दिव्यांग बच्चे, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिनको वाकई में विशेष आवश्यकता है, विशेष नीड है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत चाहे वो बौद्धिक रूप से थोड़े कमजोर हो या मानसिक रूप से कमजोर हो, ठीक है, तो वैसे बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बोले जाते हैं। सीखने में बच्चों द्वारा की गई गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती है? सीखने में बच्चों द्वारा की गई गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती है? सीखने की प्रक्रिया का वो हिस्सा होता है। ठीक है, मिस्टेक इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, गलतियां कर करके ही बच्चा सीखता है। एक बार गलती करने के बाद समझ आता है कि हाँ नहीं करना है। एक उदाहरण थॉमस एडिशन वाला कि हजार बार वो बल्ब नहीं बना पाए, 1000 बार उन्होंने गलती की, लेकिन कम से कम वो 1000 गलती करके उन्हें ये तो मालूम चल गया कि 1000 तरीके, ऐसे 1000 तरीके जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता, तब वो 1001वें तरीके में पहुंचे जिससे बल्ब बना। तो जो गलतियां है वो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है और इससे घबराना नहीं है और टीचर को डांटना भी नहीं, उसको सुधार के उसको समझाकर आगे बढ़ाना बच्चों को कि गलतियां होगा, ये चाकू निकाले से भूंग दिया, ऐसा नहीं। शिक्षक अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो यह है 6 से 14 साल के लिए। क्लियर? अब देखो, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश पेडागोजी लैंग्वेज डेवलपमेंट वाला है। अब आपको लगेगा कि सर ये इंग्लिश में नहीं, क्यों नहीं है, हिंदी में क्यों है? तो ये पहला सेट है, ये पहला प्रैक्टिस सेट है। अभी यूट्यूब पर ऐसे पहला प्रैक्टिस सेट ही लेके आ रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कम से कम वो क्वेश्चन का अभी अर्थ समझो, लेकिन मैं जो मेजर टर्म्स है ना उसको देखो इंग्लिश में करवाया हूँ, थोड़ा बाइलिंगुअल टाइप का। अभी उद्देश्य यह है कि एटलीस्ट क्वेश्चन को आप समझे, ऑप्शन को समझे, अपना समझ विकसित करें उस टॉपिक के प्रति, देन हम आगे वाले टॉपिक में एज इट इज पूरा कंप्लीट इंग्लिश में उसको रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर। लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन का सही अर्थ क्या है? व्याकरण रट कर सीखना, भाषा को स्वाभाविक रूप से सीखना, और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। लिखित अभ्यास करना, परीक्षा की तैयारी करना। तो लिखित अभ्यास करना नहीं, परीक्षा की तैयारी करना नहीं। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होता है भाषा को स्वाभाविक रूप से सीखना, बिना दबाव के, बिना प्रेशर के, बिना टेंशन के। जैसे एक बच्चा अपनी मातृभाषा को सीखता है, क्या उसमें कोई दबाव होता है? नहीं। क्या मम्मी पापा लोग बोल 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 करके बच्चों को प्रताड़ित करते हैं? नहीं। बच्चा सुनता है, ऑब्जर्व करता है, लिपसिंग देखता है, बोलने के तरीके को देखता है, टोन देखता है, देन वो खुद बोलना चालू करता है। ठीक है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन का सही अर्थ क्या है बोलने से? भाषा को स्वाभाविक रूप से ही सीखना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम किससे संबंधित है? तो ये थोड़ा ऑफिशियल प्रोसेस हो जाता है। लैंग्वेज लर्निंग की हम बात करते हैं ना, भाषा अधिगम, ये स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, बिना शिक्षक के सीखना नहीं, केवल सुनने से सीखना नहीं है, औपचारिक व संरक्षित प्रक्रिया। लैंग्वेज लर्निंग मतलब पूरे ग्रामर के साथ आप सीखें, प्रोनाउंसिएशन के साथ सीखें,
ठीक। तो ये पूरा स्किल है, ठीक है। लैंग्वेज लर्निंग स्कूल में खास करके हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। पूरे ग्रामर के साथ आप सीख रहे हैं ना, और प्रैक्टिस कर रहे हैं, रूल्स देख रहे हैं, देन आप बोल रहे हैं, तो औपचारिक और संरचित प्रक्रिया होती है लैंग्वेज लर्निंग। लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? शब्द लिखना, व्याकरण सीखना, परीक्षा पास करना नहीं, सही उच्चारण सुनना और समझना। लिसनिंग स्किल, श्रवण स्किल कैसे बोला जाता है? जैसे मैं इंग्लिश को किसी अच्छे जो वक्ता है उनसे सोच रहा हूँ कि भैया प्रोनाउंसिएशन होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन, ऐसे नहीं। अगर मैं सुन रहा हूँ हाँ इसको बोला जा रहा है प्रोनाउंसिएशन, तो मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा, सुनूंगा कि इसका सही टोन क्या है, बोलने का सही तरीका क्या है, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है। उसके बाद तो सही उच्चारण को सुनना और समझना, तभी आप आगे बोल पाएंगे। क्योंकि देखो कोई भी भाषा सीखने का प्रक्रिया हम लोग ऐसे, ये एक क्रम है LSRW। पहले कोई भी भाषा आपको सीखना है, ये आप पढ़ने के बावजूद हो सकता है कि आप इंग्लिश पर इतना अच्छा कमांड नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो। L से होता है लिसनिंग, S से होता है स्पीकिंग, R से होता है रीडिंग, और W से होता है राइटिंग। आप सोचो जब छोटे रहोगे आप हिंदी कैसे सीखोगे? क्या हिंदी सीख पाना बहुत आसान है, इंग्लिश सीख पाना कठिन है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि हिंदी जो आपने सीखा है उसका जो क्रम है वो आपने सही तरीके से फॉलो किया है, अंग्रेजी का नहीं कर रहे हैं। फॉरनर का कोई बच्चा अंग्रेजी सीख जाएगा, रशियन सीख जाएगा, फ्रांस सीख जाएगा, जर्मन सीख जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि वो उसके लिए सही क्रम फॉलो किया। और सही क्रम क्या होता है? सबसे पहले बच्चा, छोटा बच्चा सीखता है। क्या हमारी बुद्धि छोटे बच्चे से गई गुजरी है? नहीं ना। तो फिर क्यों नहीं सीख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि हम क्रम सही फॉलो नहीं करते। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते, बोलना चाहते, तो पहले आपको सुनना पड़ेगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश मूवीज देखे, जैसे इन्वायरमेंट में रहे, इंग्लिश शब्दावली को सुने, तो सबसे पहला काम सुनना है। बच्चा वही सुनता है, ऑब्जर्व करता है, देन उसको बोलने की कोशिश करता है, देन स्पीकिंग वाला प्रोसेस चालू होता है। और गलत बोले सही बोले से कोई लेना देना नहीं, कोई हंसता नहीं है। लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर ये डर रहता है कि कोई हम पर हंसेगा, और हम बोलने का प्रयास ही नहीं करते। ठीक, तो जैसा भी हो टूटी फूटी बोलना, देन फिर पढ़ना और लिखना, ये सब शामिल होता है। स्पीकिंग स्किल, वाचन या बोलने का कौशल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? आप सोचोगे कि मैं तैरना थ्योरेटिकल सीख जाऊं, तो पॉसिबल नहीं है। कि किताब पढ़ लिया, हाँ तैरना कैसे सीखना है, बोले ठीक है सीख गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। गाड़ी चलाना बोले कि मैं थ्योरेटिकली सीख जाता हूँ, हाँ क्लच दबाने के बाद गियर चेंज करना, नहीं, कुछ चीजें प्रैक्टिकल ही करनी पड़ती है। और बोलना आपको अच्छा करना है, अच्छा वक्ता बनना है, किसी लैंग्वेज पर कमांड करना है, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन जरूरी है, संचार जरूरी है, संवाद जरूरी है। तो संवाद और चर्चा से ही स्पीकिंग स्किल डेवलप हो सकता है। कम्युनिकेशन करो, कन्वर्सेशन करो, ग्रुप डिस्कशन करो, तभी स्पीकिंग स्किल अच्छा होता है। बहुत लोग लिए होंगे रिजोल्यूशन हम हर बार की, नहीं नहीं अब से इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों लोग के साथ, और वो एक दिन दो दिन का चलता है, देन फिर हिंदी में जम कर देते हैं। ग्रामर की भूमिका, रोल ऑफ ग्रामर कैसी होनी चाहिए? तो भाषा सीखने का लक्ष्य, परीक्षा का डर, केवल नियमों का संग्रह नहीं। भाषा सीखने का साधन है, एक टूल है। ग्रामर क्या है? भाषा सीखने का एक टूल है कि हम सही तरीके से किसी लैंग्वेज को बोल पाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डाइवर्स क्लासरूम, विविध कक्षा में भाषा सिखाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डाइवर्स क्लासरूम, विविध कक्षा मतलब ये कि ऐसी कक्षा जहां अलग अलग मातृभाषा वाले बच्चे बैठे हों, अलग अलग स्तर के बच्चे बैठे हों, तो इनको एक कॉमन दूसरा लैंग्वेज सिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये हिंदी भाषी है, ये छत्तीसगढ़िया बोलते हैं, ये तेलुगु बोलते हैं, वो भोजपुरी बोलते हैं, वो राजस्थानी बोलते हैं, वो कुछ और ऐसा भाषा बोलते हैं जो समझ ही नहीं आ रहा, बोलते ही नहीं है। अब उनको मेरे को इंग्लिश सिखाना है, तो सब हिंदी वाले होते, उनसे इंग्लिश सिखाना होता तो ईजी हो जाता। लेकिन इतना विविधता है तो यहाँ से थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक कॉमन सब्जेक्ट इंग्लिश सिखाना। तो अलग अलग भाषा पृष्ठभूमि, ये इसका आंसर है डाइवर्स क्लासरूम। लैंग्वेज एरर, भाषाई त्रुटियों को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? ठीक है, लैंग्वेज एरर हो गया, भाषाई त्रुटियों को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? दंड के रूप में, असफलता के रूप में, सीखने की प्रक्रिया का भाग, कमजोरी के रूप में? नहीं, मैंने बोला मिस्टेक इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है, हिस्सा है। लेकिन नहीं, ये दंड के रूप में देखा जाता था जब हम लोग सीखते थे। भाई कोई गलती कर दी अंग्रेजी में, कोई नियम, तो टीचर को मिल गया भाई मौका, अब बोले अब देंगे दंड, ठीक है, अब मारेंगे इसको। लेकिन ऐसा नहीं है। टीचर को कैसे देखना? अगर कोई गलती कर रहा है मतलब वो सीख रहा है। अगर आप गलती कर रहे हो मतलब आप सीखने के रास्ते पे हो। अगर आप गलती कर रहे हो मतलब आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक, तो टीचर को भी ऐसे देखना है, उसको सुधारना है, देन बच्चों को आगे बढ़ाना है। रीडिंग स्किल, पाठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? शब्द गिनना, अर्थ समझना, उच्चारण देखना, याद करना नहीं, अर्थ समझना। रीडिंग स्किल मतलब पढ़े हैं उसको मतलब को समझना, उसका भाव क्या है, भावार्थ क्या है, कॉम्प्रिहेंशन। आगे बढ़ते हैं।
रेमेडियल टीचिंग उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए होता है? तो देखो सभी छात्रों के लिए, केवल मेधावी छात्रों के लिए, केवल परीक्षा के लिए नहीं, कमजोर छात्रों के लिए। जैसे रेमेडियल टीचिंग उपचारात्मक शिक्षण कहने का तात्पर्य है कि कोई मैथ्स में कमजोर है, मैथ्स में कोई एक बच्चा कमजोर है, कुछ चीजें नहीं सीख पा रहा है, तो उसको अलग से मैं थोड़ा टीच कर दूं ताकि उसको मुख्य धारा में ला सकूं। बोले मैं क्लास लिया, पूरा हर एक टॉपिक पढ़ाया, एरिया वॉल्यूम का सब चीज बताया, एक बच्चा ऐसा है कि जिसको HCM LCM निकालना नहीं आ रहा है, HCF LCM, बोले ठीक है उसको अलग से थोड़ा पढ़ा दिए ताकि वो बाकी लोग के साथ कनेक्ट हो सके। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम बहुभाषी कक्षा का सही उपयोग क्या है? मल्टीलिंगुअल क्लासरूम बहुभाषी कक्षा का सही उपयोग क्या है? तो मातृभाषा को पूरी तरह को रोकना, केवल अंग्रेजी पर जोर देना, बच्चों को चुप कराना नहीं, मातृभाषा को सहायक के रूप में उपयोग करना। जैसे अगर मुझे किसी को इंग्लिश में बताना है कि मैं पढ़ाने वाला हूं या पढ़ाने जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू टीच। अब इसको मुझे बोलना सिखाना है तो भाई मैं उसके मातृभाषा का प्रयोग करूंगा कि हिंदी में कैसे बोल रहे हो आप, बोलते हो मैं पढ़ाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टीच। तो मातृभाषा जो है सहायक हो जाता है, इसी को बोलते हैं मल्टीलैंग्वेज क्लासरूम। इसमें मातृभाषा को सहायक रूप में उपयोग किया जाता है एक नई भाषा सीखने के लिए, जैसे अंग्रेजी। तो आगे की कमान हमारे मनीष सर संभालेंगे, काफी टैलेंटेड, काफी सहज सरल मिजाज के व्यक्तित्व अब आपके सामने आ रहे हैं। आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। एक बार फिर से सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योगेंद्र साहू क्लासेस में। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? जनरली आप व्यापम के पेपर में देखते होंगे तो ये क्वेश्चन आपको कॉमन सिलेबस वाले सब्जेक्ट में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जैसे अमीन पटवारी का हो गया है ना, या RI का हो गया, पटवारी का हो गया, जनरल कंपटीशन का एग्जाम भी देते हो तो भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका देखो, इसके पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन पे नहीं चलते, बस ये समझेंगे कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। सौर ऊर्जा का स्रोत स से स याद रखोगे। ठीक है, स से स याद रखना। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन के द्वारा सौर ऊर्जा का स्रोत बनता है, याद रखना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते होंगे जिम कॉर्बेट के बारे में। ठीक है, जिम कॉर्बेट। 23वें नंबर का देखो, रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक एक्चुअल में क्या होगा, ये ऐसे प्राणियों की सूची होती है जो विलुप्ति के कगार में है। ठीक है, मतलब लगभग विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्ति के कगार में है, जिनका है ना आने वाले समय में पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे प्राणियों को एक लिस्ट बनाया जाता है और इस लिस्ट को क्या बोला जाता है? रेड डेटा बुक। ठीक है, जिसमें विलुप्त होने वाले हैं या विलुप्ति के कगार में खड़े हैं ऐसे प्राणियों का, ऐसे जीवों का वहां पे लिस्ट रहता है। नदियों के प्रदूषण से है क्या? नहीं, नदियों के प्रदूषण से नहीं है भाई, विलुप्ति की कगार पर खड़े जीवों से। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा, विलुप्ति की कगार पर खड़े जीवों से होगा। वायु प्रदूषण का नहीं, जनसंख्या वृद्धि से नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा रेड डेटा बुक के बारे में। ठीक है, वायु प्रदूषण के कारण होने वाली अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से क्या होता है? अम्लीय वर्षा कई बार आप लोग क्वेश्चन देखे हो इसका, है ना, PYQ भी सॉल्व करते हो या कोई क्वेश्चन आंसर वाला बुक भी सॉल्व करते हो तो भी इसमें ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। तो इसमें याद रखना सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अम्लीय वर्षा में क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर का देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बोल रहा है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो सबसे प्रमुख पूछा जाता है CH4 मेथेन के बारे में। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैस है, पहला नंबर में याद रखना इसको। दूसरा, इसी के बाद याद रखोगे कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है भाई। ठीक है, और उसके बाद एक याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, N2O।
यहां पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है, गैस है, ठीक है, जो ग्रीन हाउस का इफेक्ट नहीं डालेगा, याद रखना। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए तो ग्रीन हाउस गैस है, ये भी है, ये भी है। कौन सा नहीं है पूछ रहे हैं ना ऑप्शन में, देखो ग्रीन हाउस गैस नहीं है बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ठीक। वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंट कितना है, जान रहे हो आप लोग, कितना है, 21%। ठीक है, 21% है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि श्वास ब्रीथिंग के समय है ना, तो यहां पे देखना ब्रीथिंग के समय जो अपन ऑक्सीजन यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक है, लेते समय O2 लेते हैं, ठीक है, जब बाहर निकलता है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट का मात्रा कितना है ये पूछा जाता है, तो यहां पे याद रखोगे 4% होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 4% होगा, याद रखना ब्रीथिंग के दौरान। फिर देखो 27 नंबर का पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो पहला प्रयोग वो रहा है टांसले ने किया था, है ना, टांसले ने किया था। 28 नंबर का देखो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जैसे ये दिवस वाला है ना, ये सब याद रखे रहना, ओजोन दिवस के बारे में, स्वच्छता दिवस के बारे में, पर्यावरण दिवस, ये सब क्वेश्चन आते हैं जनरली। ठीक है, तो इसको मनाया जाता है कब, याद रखोगे 5 जून को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 29 नंबर का देखो, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, तो ओजोन परत याद रखना ओजोन समताप, ओजोन समताप, ठीक है, याद रखना समताप मंडल में पाया जाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो चिपको आंदोलन के याद रखना सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण से 10 क्वेश्चन यहां पे थे, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखो, मैथ्स के कुछ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, श्रेया है ना, एक प्राथमिक कक्षा की गणित अध्यापिका है, अपने शिक्षार्थियों को 2-2 अंक वाली संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए विविध विधियों का उपयोग करती है। जैसे ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे 6 3 9 होता है, 4 2 6 होता है। ठीक है, ये एक तरीका सिखा दी। दूसरा, इसी 23 को क्या की है, 20 + 3 करके 23 बना दी है, 46 को 40 + 6 करके बनाया गया है। तो यहां पे देखो 6 3 9 और 40 20 60 जोड़ोगे तो भी कितना हो रहा है, 69 हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा तरीका ये बता रही है कि 23 को यहां पे फिर 20 + 3 करके लिखा गया है, 46 को 40 + 6 करके, इस प्रकार से भी आंसर लगाए गए हैं। तो ये अध्यापिका क्या कर रही है, बहुत सारे डायमेंशन को सिखा रही है ना, किसी भी एक गणितीय अप्रोच है, उस अप्रोच को अपन आंसर तक लाने के लिए जितने स्टेप या जितने विधियों का प्रयोग कर रहे हैं वो विधियां यहां पे बता रही है। तो विधियां बता रही, इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, याद रखोगे, तो ये जो विधियां बता रही है वो क्या कर रही है, अपने छात्रों को बहुत से डायमेंशन को या उपागम को बता रही है कि कैसे अपन अप्रोच से, किस अप्रोच से अपन आंसर तक पहुंच सकें। जैसे ऑप्शन में पढ़ोगे आप, क्या बोला जा रहा है, कौन सा कथन उपयुक्त सही होगा, वह केवल गणितीय संरचना पर बल दे रही है, क्या गलत, गणितीय संरचना पर बल देती है, एक मेथड सिखाती, सीधा सीधा आंसर, ठीक है, या एक रटने वाला काम करवाती है ना, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर रही है, पहला तो गलत है। वह अपने छात्रों को गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए विविध उपागमों को प्रस्तुत कर रही है, बहुत सारे डायमेंशन को बता रही है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, छात्रों को भ्रमित कर रही है क्या, नहीं। एक चीज और यहां पे देखना, चाहे सीडीपी वाला सेक्शन हो चाहे पेडागोजी वाला सेक्शन हो, वहां पे आपको आंसर लाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, तो वहां पे कोई ना कोई एकदम पॉजिटिव चीज देखना चाहिए, या पढ़ने में जो बढ़िया लगे, है ना,
पढ़ने में जो बढ़िया लगे वो उसका क्या होता है, आंसर होता है। 2-3 तरीके हैं। और दूसरा चीज याद रखना, केवल वाला जहां पे ऑप्शन होगा वो केवल वाला ऑप्शन कभी नहीं है। 99% केसेस में केवल वाला क्वेश्चन क्या होता है, गलत होता है। तो पहचानने का 3 तरीका याद रखना। एक, पॉजिटिव चीज खोजो, ठीक है, पॉजिटिव चीज खोजो पहला। दूसरा, पढ़ के देखो, पढ़ने में अगर शब्दों में वजन है, मतलब ठीक ठाक है ना, उसका लैंग्वेज बढ़िया है, पढ़ने में ठीक लग रहा है, तो वो आंसर हो सकता है। तीसरा, केवल वाला गलत होगा, है ना, अधिकतर क्वेश्चन में केवल वाला क्या होगा, गलत होगा। तो ये 3 अप्रोच आप लगाना, फिर आप क्या कर सकते हो, आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो वो अपने छात्रों को क्या बता रहा है, विविध उपागमों को प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। 32 नंबर का देखो, कंचों के खेल में रेणु 4 कंचे हार जाती है, उसके पास 7 कंचे बचे हैं, उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था, उपरोक्त प्रश्न किसका उदाहरण है। अब देखो, जैसे ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें ऐसा एक ऑप्शन रहेगा कि बच्चों को कंचे खेलना सिखा रही है, तो ये गलत है ना भाई, सरासर गलत है, ऐसे थोड़ी होगा, है ना। तो यहां पे देखो क्या बोल रही है, पहले 4 कंचे हार गई और उसके पास 7 कंचे बचे हैं, तो मतलब वो क्या बोल रही है कि गणितीय चीज को, योग को सिखा रही है। पहले उसके पास 4 कंचे हार गई, है ना, 7 कंचे और बचे हैं, तो मतलब ये 11 कंचों के बारे में बता रही है या योग को सिखा रही है, ठीक है, ना कि वो कंचे के खेल को सिखा रही है। तो अगर यहां पे देखना, एक ऑप्शन में ऐसा रहेगा कंचे के खेल सिखा रही है, तो वो गलत हो जाएगा, है ना, ऐसा एक वाहियात ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, तो पहले से गलत हो जाएगा, याद रखना, ठीक। चलो देखो, पहला देखो, योग पर संदर्भ, योग के संदर्भ में प्रश्न को सिखा रही है, तो ये बिल्कुल क्या है, सही दिख रहा है। खुले सिरे वाले प्रश्न का नहीं, बहुविकल्पीय प्रश्न का नहीं, योग के प्रश्न को सिखा रही है, याद रखना, है ना, योग के प्रश्न को सिखा रही है। 7 कंचे हार गई, सॉरी 4 कंचे हार गई, 7 बचे हुए हैं, तो ये योग को बता रही है, ठीक है। 33 देखो, हम पास्टिक पद्धति का उपयोग कहां करते हैं। पास्टिक पद्धति क्या होता है, मतलब जैसे एंगल की गणना करना है, इन दोनों के बीच जैसे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण सरल रेखा है, यहां से यहां तक का 180 डिग्री का, पूरा अगर सर्कल बनाओगे 360 डिग्री का, तो जो कोण बनेगा, ठीक है, कोण बनेगा, उस कोण वाले सेक्शन में ये पास्टिक पद्धति का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम पास्टिक पद्धति का उपयोग कहां करते हैं, कोणों को मापने के लिए, ठीक है, कोणों को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 34 नंबर का देखो, कक्षा 1 और 2 से, कक्षा 1 और 2 से राष्ट्रीय पाठ्यकर्ता, तो पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। गणित के शिक्षक और अधिगम के निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका मतलब क्या है, देखो लर्निंग के बारे में ये सिखा रहा है। क्या बोल रहा है, पहले कलन विधि और रटांत अधिगम पर जोर देना। भाई ये रटांत वाला है, मतलब पहले ही नेगेटिव है, ऑप्शन तो काट दिए, है ना। नकारात्मक वाला जहां दिखे भाई चुपचाप काट देना, ठीक है। कक्षा 1 और 2 में केवल मौखिक, केवल वाला, फिर देखो एक आ गया, केवल वाला क्या होगा, बोला हूं मैं हमेशा गलत होगा, केवल वाला हमेशा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो 2-3 चीजें याद रखना, गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए। पढ़ने में बढ़िया लग रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं पढ़ाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी गलत है, नेगेटिव वाला बात है, ठीक है। पढ़ने में बढ़िया लग रहा है, पॉजिटिव चीज लग रहा है, तो ये क्या हो सकता है, इसका आंसर होगा, ठीक है। गणित को अन्य विषय जैसे भाषा, कला, पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ओके, क्लियर, आगे बढ़े। फिर देखो 35 नंबर का क्वेश्चन, 5400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, तो 4 रुपए प्रति मीटर की दर से तार को घेरने में कितना खर्च होगा, ठीक है।
तो यहां पे देखो सबसे पहले क्या बोला गया है, आयताकार खेत। आयताकार खेत मतलब आयत का क्या निकालना पड़ेगा, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है अपने को, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, देखो 5400, ठीक है 5400। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, है ना, L इंटू बी। L का मान देखो अनुपात में है, अनुपात में है, वैल्यू बनाने के लिए x उसमें ऐड करेंगे 3x इंटू 2x, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर इक्वल टू 5400। x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 6 निया 54, है ना। x की वैल्यू देखो 30, x की वैल्यू कितनी आ रही है 30, ठीक है, 30 का वर्ग 900। x की वैल्यू अपने को मिल गई, तो यहां पे देखो लंबाई मिल जाएगा, क्या लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 30 तिया 90, ठीक है। इसका चौड़ाई देखो 30 दूनी 60, L और B का मान मिल गया। अब क्या बोल रहा है, तो 4 रुपए प्रति मीटर की दर से तार को घेरने का खर्च। मान लो ये कोई आयताकार खेत है, इसके चारों तरफ यहां पे देखो खंबा है, खंबा लगाए हुए हैं और यहां से तार घेरना है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके परिधि पे पूरा काम कर रहे हैं, टोटल सरफेस पे काम कर रहे हैं, है ना। तो इसका सरफेस क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2L प्लस बी, ठीक है। L प्लस बी का मान कितना है, देखो 9 6 15 याद रखना, 150, 150 गुणित 2 बराबर कितना आएगा 300। इसका टोटल क्या है, क्षेत्रफल में अपन क्या कर रहे हैं, तार लगा रहे हैं। तो टोटल एरिया यहां से कितना निकल गया अपने को, 300 निकल गया। और कितने की दर से अपन कर रहे हैं, 4 मीटर, है ना, 4 रुपए प्रति मीटर की दर से। तो 4 तिया 1200 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया क्या, कैसे किए, समझ में आया, ठीक है। देखो 54, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है 5400, तो पहले क्षेत्रफल L इंटू बी, L इंटू बी निकाल लिए, ठीक है। L इंटू बी निकालने के बाद यहाँ पे देखो अपने को इसका पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। उस एरिया निकालने के बाद 1 रुपए प्रति मीटर की दर, सॉरी 4 रुपए प्रति मीटर की दर से घेरने का खर्च लग रहा है। तो टोटल एरिया इंटू जितना ये बोला है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा आंसर निकल जाएगा। बी का मान क्या होगा, सॉरी बी 1200 क्या होगा, सही होगा, ठीक है। 36 नंबर का देखो, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीद कर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, 2 खिलौने मुफ्त में दे रहा है। तो बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त हुई। जब भी ये छूट परसेंट आप लोग निकालोगे, छूट परसेंट निकालोगे तो कितना मुफ्त दे रहा है, कितना छूट दिया है, और उसके बाद टोटल वस्तु, टोटल वस्तु इनटू 100 करोगे, ठीक है। छूट परसेंट निकालना है अपने को। तो देखो छूट कितने, 2 खिलौने मुफ्त में दिया है, 2 खिलौने मुफ्त में दिया, 6 खिलौने था, 2 खिलौने मुफ्त मिल गया। टोटल वस्तु कितना हो जाएगा, 8 खिलौने इनटू क्या हो जाएगा 100, 2 चौ 8, 25 चौ 100, 25 चौ 100, 25% की वहां पे छूट होगी, याद रखना है ना। कितने प्रतिशत छूट होगी, 25% की छूट। 37 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक परीक्षार्थी ने 30% है, इसको सुधारना है ना, 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कोई भी एक मार्क्स होगा, उसमें से 30% प्राप्त किया है और 10 अंकों से फेल हो गया है। तो 10 अंक उसको दे देते तो पास हो जाता भाई, है ना। फिर अगला देखो, उसी परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थी ने 35% अंक प्राप्त किया, तो उत्तीर्ण या पास होने के लिए आवश्यक अंक से 15 नंबर अधिक प्राप्त कर लिया। एक कम प्राप्त कर रहा है, एक अधिक प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, जो परसेंटेज है, परसेंटेज का पहले तो डिफरेंस निकाल दो, दोनों को पास करना है भाई। अगर इसको 10 अंक दे देते तो ये पास हो जाता, और ये आवश्यक अंक से 15 नंबर अधिक है। तो ऐसे क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं, है ना। क्या करोगे, यहां पे जैसे 30% है, 35% है, पहले तो परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, देखो 5% का डिफरेंस दिख रहा है क्या, 5% का डिफरेंस दिख रहा है। अगर दोनों पास होते, दोनों उत्तीर्ण होते, तो अंकों को घटा दोगे, है ना।
लेकिन यहाँ पे एक फेल हुआ है, एक पास हुआ है, तो दोनों के अंक को जोड़ दोगे कितना आएगा? 25। एक 10 अंकों से फेल हुआ है, एक क्या हुआ है? 15 अंक अधिक मिले हैं उसको, है ना, मतलब पास हो गया है। तो दोनों का योग कितना? 25। 1% किसके बराबर निकलेगा? 5 के बराबर निकलेगा। तो इसका 100% कितना होगा बताओ? इसका 100% 500। तो टोटल अंक कितने थे? तो पूर्णांक कितना था? 500 था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझे क्या? परसेंटेज का डिफरेंस, पास है कि फेल है, ये देख लो, एकदम 2 लाइन में आंसर निकलेगा। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में देखना, यहां पे दशमलव के बाद संख्या काउंट करो, ऊपर नीचे समान है क्या, फिर उसके बाद अगर समान रहा तो दशमलव का कोई मतलब नहीं है, अगर कोई एक एक्स्ट्रा रहा तो उसके ऑपोजिट साइड में एक जीरो ऐड कर दो। यहां पे देखो दशमलव के बाद 2 संख्या दिख रहा है, दशमलव के बाद एक संख्या दिख रहा है, टोटल यहां दशमलव के बाद कितनी संख्या? 3 संख्या। यहां पे काउंट करो, दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद 2 संख्या, टोटल कितनी संख्या? 3 संख्या। आपस में दोनों कैंसल हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, यहां पे देखो अब ये किस फॉर्म में आ जाएगा? 121 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 11, इस फॉर्म में आ जाएगा। जितना जीरो है, दशमलव है, उससे अब कोई मतलब नहीं है ना, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उससे अब कोई मतलब नहीं है, ऊपर नीचे काउंट के इक्वल आ गया। अब देखो ये 11 का 11 बार में जाएगा, 11 11 में 121, 11 से फिर 11 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? √9। √9 का मतलब क्या है? 3। 3 क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका सही होगा। अब देखो सेम ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन में आप पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, 3 टर्म दिया है, इसमें से जो 2 टर्म है उसका कोई मतलब है ही नहीं। पहले वाले सेक्शन को देख लो, पहले एक को सॉल्व कर लो, वही क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा हूं देखो, दशमलव के बाद कितनी संख्या दिख रहा है? 2 संख्या, लेकिन यहां दशमलव के बाद कितनी संख्या दिख रही है? देखो 3 संख्या। तो एक तो एक्स्ट्रा यहां पे है संख्या, जो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, ऑपोजिट साइड में। समझ में आ गया ना? तो 0.44, यहां पे देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या? 2 संख्या, 0.044 दशमलव के बाद कितनी संख्या? 3 संख्या। तो एक संख्या यहां पे एक्स्ट्रा है, मतलब इसका ऊपर जाएगा 0। ठीक है, तो यहां पे कैसे करोगे? 44/44, पहले तो ये दोनों कट जाएगा आपस में, यहां पे एक एक्स्ट्रा जाएगा, इसका 0, लेकिन ये किस फॉर्म में है? देखो स्क्वायर के फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में एक 0 एक्स्ट्रा जाता, लेकिन यहां स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा मतलब 100 होगा। बाकी ये सभी संख्या ऐसे कट जाएगी, कोई मतलब नहीं है। आंसर क्या आएगा? सिर्फ क्या आएगा? 100 आएगा। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक ऐसा यूज करना है इसका। देखो यहां पे क्यूब होता तो कुछ दूसरा होता, 4 रहता तो कुछ दूसरा रहता, यहां पे खाली 0 को आप फोकस करो, दशमलव के बाद यहां पे 2 संख्या है, 0 के बाद 3 संख्या। ठीक है, तो एक 0 ऊपर जाएगा, एक 0 ऊपर जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर के फॉर्म में जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? 100 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 10 मत मार देना, है ना, ऑप्शन में 10 भी है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो 2 तरीके हैं इसको, 13/11, है ना, ऐसे करके बनाओगे तो भी आएगा। 5/3 करोगे 0, है ना, 3, फिर दशमलव लगाओगे, 5 6 31, ऐसे करके बनाओगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन को? शॉर्ट ट्रिक से क्या यूज कर सकते हैं? देखो पहले दोनों का डिफरेंस चेक करो कितना है। 2 का डिफरेंस यहां पे दिख रहा है, इन दोनों के बीच में देखो कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 2 का डिफरेंस दिख रहा है। 7 और 9 में दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस दिख रहा है? 2 का डिफरेंस दिख रहा है। क्लियर? तो जब डिफरेंस समान हो तो ऐसे संख्याओं को लिखते कैसे हैं? जो ऊपर की संख्या बड़ी है वही क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। अगर नीचे की संख्या छोटी है तो ऊपर की संख्या अगर छोटी है तो वो संख्या छोटी होगी, ऊपर की संख्या अगर बड़ी है तो ऊपर की संख्या बड़ी होगी। ठीक है, समझ में आ गया? जब भी डिफरेंस चेक करोगे, डिफरेंस समान आ रहा है, यहां पे देखो डिफरेंस समान आ रहा है, तो ऊपर में जो संख्या बड़ी होगी वही बड़ी संख्या होगी।
क्या बोला है ये? अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही क्रम में मतलब बड़े से छोटे, है ना, बड़े से छोटे में जमाना है। तो बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? देखो डिफरेंस समान, तो ऊपर में जो संख्या बड़ी है वही बड़ी होगी, मतलब 11/13। पहला ये आएगा क्या? उसके बाद देखो इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 7, तो 7 बटे क्या हो जाएगा? 9। उसके बाद कौन सी संख्या बड़ी है? देखो 3, तो 3 बटे क्या हो जाएगा? 5। क्वेश्चन में अगर पूछेगा इसी क्वेश्चन को, वो पूछ देगा ऑप्शन बदल के निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है, तो बड़ी है ये। कौन सी संख्या छोटी है, तो कौन सी संख्या छोटी है? ये। ठीक है, इसी पैटर्न में ये 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, या इसी को स्टेटमेंट वाइज में दे देगा। यही तो आजकल कर रहे हैं, बाकी कुछ तो डिफरेंस है नहीं। जो सॉल्यूशन आ रहा है, जो मेथड जान रहे हो, वही उसका आंसर है ना। लेकिन उसी को आप अलग करके ये 2-3 फॉर्मेट में बना देगा, ठीक, और उसी में घबरा जाते हो, कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, है ना। तो याद रखना ये इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। कहां पे ऑप्शन में दिख रहा है? देखो 11/13 इस ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो 41 नंबर का, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद याद रखना, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, है ना। सूर्य प्लस दय ये नहीं होगा, सूर्यो प्लस दय ये भी नहीं होगा, सूर्य प्लस उदय याद रखना। 42 नंबर का देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये वर्तनी शुद्धि वाला एक न एक क्वेश्चन आ रहा है, याद रखना, है ना। वर्तनी शुद्धि वाला एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इस वाले चैप्टर को थोड़ा देख के जाना। किसका पूछा है? आशीर्वाद। आशीर्वाद को कैसे लिखते हैं? देखो यहां पे आशीर जो र आ रहा है वो नेक्स्ट वर्ड में स्विच हो जाता है, याद रखना, है ना। यहां पे देखो आशीर्वाद आ रहा है, लेकिन इसका स्पेलिंग छोटा ही नहीं होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, आशीर्वाद ये वाला जो र आ रहा है ये इस संख्या में स्विच होता है, मतलब इस शब्द में स्विच होता है, याद रखना। ठीक है, ये छोटा वाला है ये भी गलत, ये छोटा वाला ये भी गलत। यहां पे देखो सबसे एक्यूरेट इसकी वर्तनी शुद्ध कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, आशीर्वाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। संज्ञा के कितने भेद? बच्चों वाला सवाल है, लेकिन आता है भाई, है ना। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। ठीक है, याद रखना। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक जो पढ़ते हो वो पूरा सब इसमें आएगा, है ना। तो 5 होते हैं। 44 नंबर का देखो, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी याद रखना देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पढ़ते हो इसको, है ना। 2-3 बार क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, तो याद रखना इसको। 14 सितंबर, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, याद रखना। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण होगी। अगला देखो, कक्षा में विद्यार्थियों को प्रायः कहानी सुनाई जानी चाहिए। क्यों कहानी सुनाई जानी चाहिए? इससे क्या होगा? विद्यार्थियों का मनोरंजन होगा। ठीक है, इससे क्या होगा? विद्यार्थियों का मनोरंजन होगा। ऐसा स्टेटमेंट जब भी दिखे क्या करोगे? ये थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है मतलब ये क्या होगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। इससे नैतिक शिक्षा मिलती है, भाषा को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, कहानी क्यों सुनाई जाती है? तो कहानी सुनाई इसलिए जाती है क्योंकि उसकी भाषा में पकड़ बन रही, उसका समग्र रूप से वो अध्ययन कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कठिन शब्दों का ज्ञान कराया जाए, गलत होगा, है ना, गलत होगा, याद रखना। ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? भाषा को समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, है ना, या किया जाता है। 48 नंबर का क्वेश्चन देखो, 48 भाषा अर्जन वाला। ठीक है, भाषा अर्जन का अर्थ क्या है? भाषा अर्जन का अर्थ होता है किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना। ठीक है, भाषा को सीखना है तो एकदम कार्यालयीन भाषा का या अधिसूचना जो पत्र परिपत्र में होता है, आवेदन में होता है, उन भाषा के अलावा भी इसको या इसको क्या कर सकते हो आप? अनौपचारिक, जैसे आम बोलचाल की भाषा है, अनौपचारिक भाषा में उसको क्या कर सकते हो? सीख लेते हो। ठीक है, तो याद रखना इसको।
भाषा अर्जन का अर्थ क्या होगा? अनौपचारिक परिवेश में ही अनजाने रूप में उसको क्या करना, सीख लेना। ठीक है। 49 नंबर का देखो, एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहता है कि वो उस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करे। यह किस प्रकार की गतिविधि है? पहले कुछ जैसे अपन स्कूल में भी पढ़ते थे, है ना, तो पहले टीचर कुछ लाइनों को पढ़ते थे, उसके बाद खड़े करवाते थे, चलो आगे आप पढ़ो और पढ़ करके सुनाओ। तो ये कैसी पद्धति है, याद रखना। तो ये पद्धति कैसी पद्धति है, याद रखोगे, वो गतिविधि करा रहे हैं। ठीक है, बच्चों को गतिविधि करा रहे हैं ताकि पूरा क्लास एक्टिव रहे, है ना, और उसी गतिविधि में ही सारा चीज को सीख जाए। याद रखना, अनुभव आधारित गतिविधि, याद रखना, अनुभव आधारित गतिविधि है ये। ठीक है, पढ़ करके खुद वो अनुभव करे कि बोलना क्या चाह रहा है, वो पंक्ति, वो गद्यांश, है ना। तो याद रखना, अनुभव के आधार पर गतिविधि कराई जाती है। 50 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित पद्धति में कौन सी पद्धति विद्यार्थियों में शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति है? शब्द भंडार, शब्द भंडार में याद रखना, शब्द भंडार में नया नया शब्द सीखो, है ना, और उस नए नए शब्द का अर्थ समझना, धीरे धीरे अनुमान लगाना, नए नए शब्दों को खोज करके नए नए शब्दों का क्या करना, अनुमान करना। ठीक है, समानार्थी एवं विपरीतार्थिक शब्दों को याद करना क्या नहीं भाई। ठीक है, दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना, है ना, शब्द के अर्थ का अनुमान लगाना, तब उसका शब्द भंडार क्या होगा, विकसित होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये कक्षा पहली से 5वीं तक के लिए था, है ना, जिसमें आपका साइंस बस थोड़ा अलग हो रहा है, उसकी जगह पर्यावरण के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, तो सीजी टेट का एग्जाम नजदीक आने वाला है, जितना हम लोग प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं उसको डेली प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूत कीजिए। ठीक है, ताकि इस बार किसी भी हाल में निकलना चाहिए आपका सीजी टेट। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली कक्षा में नए सेट को लेकर के। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।